हेलो दोस्तों। आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इन सवालों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो इस चैनल पर जितने भी नए लोग हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, कोटा और जैसलमेर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। अजमेर से क्लियर हुआ। और कोटा के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कोटा में एक रावत भाटा थर्मल पावर प्लांट स्थित स्थित है। कौन है? रावत रावत भाटा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कोटा में। ये आप लोग जान गए। देखिए एक जयपुर से सवाल बनता है, ये आपको पता भी होगा। जयपुर में एक हवा महल है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट सवाल है कि हवा महल में पूछता है कि एग्जाम में कि हवा महल में कितने झरोखे हैं, कितनी खिड़कियां हैं। तो हवा महल में आप जान लीजिए 953 खिड़कियां हैं। यहाँ क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, वर्मा, जैसलमेर। तो देखिए इसका आंसर होगा जापान। जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1943 में जापान के सहयोग से रास बिहारी बोस ने टोक्यो में किया था। कहाँ किया था? 1943 में जापान के सहयोग से रास बिहारी बोस ने टोक्यो में किया था इसका स्थापना। और इसके बारे में जानते चलते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेज से स्वतंत्र कराना था। इस गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल। क्लियर हुआ? 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में की गई। किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस द्वारा। यहां से इतने पॉइंट क्लियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? जो डिमांड ड्राफ्ट है उसे क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जा सके। मतलब भुगतान जो है बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? सुअर, खरगोश, बकरी, भेड़। तो यहां से आंसर हो जाएगा सुअर। सुअर से ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी खरगोश, बकरी, भेड़, इन तीनों से ऊन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एक भेड़ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मैं आपको बताता चलूं। पहली बार क्लोन तैयार किया गया था। क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर थी कौन? भेड़। और उसका नाम क्या था? डॉली। क्या नाम था? डॉली। क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर भेड़ थी जिसका नाम डॉली था। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, अभ्रक उत्पादन के लिए। स्टील क्यों प्रसिद्ध है? देखिए स्टील का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टील का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये अब देखिए इसका फुल फॉर्म हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये किस लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सेल। क्लियर हुआ? और देखिए सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना 1954 में हुई थी। सेल की स्थापना 1954 में की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। क्लियर हुआ? और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? इसकी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो इनकी प्रेजेंट में अध्यक्ष सोमा मंडल जी हैं। कौन है? सोमा मंडल। सोमा मंडल प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। इतना क्लियर हुआ यहां से? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। आंसर हो गया
अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुए? नेक्स्ट, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी डेजेरियो, केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने सर्वाधिक विरोध किया था। किसका? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन रॉय ने किया था। राजा राम मोहन रॉय के बारे में और जान लेते हैं, इन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या सहयोग किया था। तो देखिए, इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। किसका किया था? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का गठन किया था। कब किए थे? तो ये आपका 1815 में, 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। एक और किए थे, इनके प्रमुख जो हैं वो बता रहे हैं हम। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। कब किया था? 1825 में, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। एक इनका इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में बनता है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय। और इस बार का एग्जाम में पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन ने किया है। कब किया है इस बार ये पूछा था, तो ये आपका हो जाएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। तो यहां से आपको इतना सारा पॉइंट क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक मतलब अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांदार शाह, अब्दुल्ला खान। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। और प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर। क्लियर हुआ? तो देखिए, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो बहादुर शाह की जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। रंगून के जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए गए थे बहादुर शाह जफर और इनकी मृत्यु रंगून में हुई। और कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1862 में हुई थी, रंगून के जेल में। क्लियर हुआ यहां से इतना पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए सवाल, ये न्यूज काफी चर्चे में रहा था जब ये कांड हुआ था, और ये कांड के बारे में एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण के लिए प्रसिद्ध है। रेलगाड़ी में लोगों को जलाया गया था। और ये कांड कहाँ का है? ये गुजरात के गोधरा स्टेशन का है। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 2002 में ये कांड हुआ था, गुजरात के गोधरा स्टेशन पर। इसमें क्या हुआ था कि गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में हिंसक और उपद्रवियों द्वारा आग लगा दी गई थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। क्लियर हुआ? इसमें साबरमती जो एक्सप्रेस थी उसमें लोगों ने, हिंसक लोगों ने घुसकर उसमें आग लगा दी और उसमें बैठे हुए यात्रियों को बहुत क्षति पहुंची थी और उन लोगों ने अपना जान गंवा दिया था। ये बहुत ही हिंसक घटना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक, देखिए दशक, दशक मतलब 10 साल, पिछले 10 साल, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में आया था। तो आपको बताना है क्यों चर्चा में आया था। भूकंप के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, ट्रेन दुर्घटना के कारण, विकसित जगहों में होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप के कारण महाराष्ट्र के लातूर जिला, महाराष्ट्र के लातूर जिला पिछले दशक में चर्चा में आया था। तो देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये घटना 30 सितंबर 1993 की है। आपका घटना 30 सितंबर 1993 की है। ये ब्लैक डे कहा जाता है लातूर के लिए। ये काला दिन था। और लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र में है और ये लातूर के लिए काला दिन था। और इस दिन क्या हुआ था आप लोग जानते चले। इस दिन भयंकर भूकंप आया था जिसमें 50 गांव तबाह हो गए थे। एक 50 व्यक्ति नहीं, 50 गांव तबाह हो गए थे। ये लातूर का काला दिन था। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवा दी थी। बहुत ही भयंकर ये भूकंप था। तो यहां से जानते चले कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि रिलेट करते रहता है क्वेश्चन। अगर कोई भी घटना पास्ट में हुआ है तो ये तो मान लो घटना तो पूछेगा ही, लेकिन वहां से पूछ लेता है कुछ एक्स्ट्रा। उस समय के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे ही सवाल बनते रहते हैं। तो जान लेते हैं उस समय पीएम कौन थे। उस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा। कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा जी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे?
तो उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। क्लियर हो यहां से? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये तो बच्चे बच्चे को रटा होगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध से। दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है। यहां से क्लियर हुआ? देखिए, एक बनता है सरसों से। सरसों से पीली क्रांति प्रसिद्ध है। क्या है? पीली क्रांति सरसों से प्रसिद्ध है। क्लियर है? पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन सरसों से हुआ था। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट था हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति भारत में कब आई थी? हरित क्रांति, हरित क्रांति भारत में आपका 1966-67 के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1966-67 के बीच हरित क्रांति हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये क्लियर हुआ? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति भारत में कब हुई थी? 1966 और 67 के मध्य हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति, कोई भी क्रांति होता है उसका उद्देश्य होता है। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि में उच्च तकनीक का उपयोग, कृषि में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग, यानी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति हुई थी। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? देखिए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अब आप लोग को पता होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और देखिए, यहां पर इनका नाम काफी फेमस है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कौन थे? ये श्वेत क्रांति के जनक थे। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। इन्हें श्वेत क्रांति को लाया था। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सार्स क्या है? सार्स क्या है? ऑप्शन है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी, मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, यानी वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना, कोरोना को कौन नहीं जानता है? हर एक आदमी उससे परेशान था। तो कोरोना भी विषाणु यानी वायरस से ही एक बीमारी था। ठीक है, नेक्स्ट, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, एच.डी. देवगौड़ा, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका हो जाएगा बीपी सिंह। बीपी सिंह के कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो देखिए, मंडल कमीशन, ये मंडल कमीशन कब लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन 1990 में बीपी सिंह, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई, पंजाब। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि किसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो देखिए, गुजरात का तो होता है, तमिलनाडु का भी है, मुंबई का भी है, लेकिन पंजाब की सीमा समुद्र तल से नहीं लगती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तल को छूती है। तो उनमें से 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तल को छूती है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तल से लगती है। तो देखिए, पहला हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात की सीमा लगती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सारी की सीमा आपका समुद्र तल से लगता है। 9 राज्य थे जिनकी सीमा समुद्र तल से लगता है। तो ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, पंजाब की सीमा समुद्र तल से नहीं लगती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितने स्थान पे आता है।
ऑप्शन है पहला, पांचवा, छठा या सातवां। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवां। पूरे वर्ल्ड में भारत का क्षेत्रफल 7वें स्थान पर आता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश सबसे बड़ा है। क्लियर हुआ? तो देखिए भारत 7वां है तो पहला कौन है? तो पहला आपका हो जाएगा रूस। रसिया सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है सितार, तबला, बांसुरी, मृदंग। तो इसका आंसर हो जाएगा तबला। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक के प्रमुख क्वेश्चन है। ये किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वाद्य यंत्र ये सब जो हुआ है स्टैटिक जीके का, ये सब एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो जाकिर हुसैन तबला से थे। और देखिए सितार से एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ये क्या बजाते थे? सितार। क्लियर है? पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। और देखिए बांसुरी से भी एक काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। कौन थे? हरि प्रसाद चौरसिया जी थे जो बांसुरी बजाते थे। और मृदंग, मृदंग से आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन आपको जानना जरूरी है। मृदंग के काफी फेमस वाद्य यंत्र बजाने वाले कौन है? कराई मुड़ी आर मनी। कौन है? कराई मुनी, कराई मुड़ी आर मनी, कराई मुड़ी आर मनी ये थे मृदंग बजाते थे। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन लोग को नोट करते चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? देखिए आप लोग को इस समाधि स्थल पर सेपरेट वीडियो इस चैनल पर दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर उस वीडियो को देख ले और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट समाधि स्थल है आपका क्लियर हो जाएगा, छूटने का कोई चांस नहीं बनता है। तो आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। राजघाट किसका है? तो ये आपका महात्मा गांधी का ये आपका है समाधि स्थल। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। क्लियर हुआ? और वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का। राजीव गांधी का वीर भूमि है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, देखिए इस सवाल को कराने से पहले हम आपको बताते चले कि हम लोग इस चैनल पर साइंस भी पढ़ा रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया जा रहा है। सीजीएल का और सीएचएसएल जो भी होता है एसएससी का वो कराया जा रहा है। ग्रुप डी का भी प्रीवियस ईयर पेपर कराया जा रहा है। तो आप लोग उन सारे वीडियो को देखते चले और उससे जितना भी बेनिफिट होता है आप लोग उसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि कम समय में 10-15 मिनट का वीडियो आता है, उतने में ही आपको 25-30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप लोग वैसा ही वीडियो देखने का कोशिश करें, ज़्यादा समय ऑनलाइन ना बिताएं, शॉर्ट वीडियो देखें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन है लाल सागर से भूमध्य सागर को, कैरेबियन सागर से प्रशांत महासागर को, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर को, ईटी झील और मिशिगन झील को। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज कनाल जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल मिर्च, इलायची, लौंग, हल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा इलायची। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। क्लियर हुआ? देखिए आपको लग रहा होगा कि ये सवाल इजी है, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल वहीं से उठाए गए। ठीक है, और आपको एक और बात बताते चले कि इस चैनल पर लुसेंट की जो होती है ना महत्वपूर्ण 1000 की सीरीज, वो भी कराया जा रहा है। आप लोग उससे देखें और उससे बेनिफिट उठाएं। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? आपको बताना है किसकी कौन राजधानी नहीं, इनमें से कौन एक ऐसा शहर है जिसका वो किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर किसी का राजधानी नहीं है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, लखनऊ यूपी की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है। क्लियर हुआ? देखिए कानपुर में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको बताते चल रहे हैं। देखिए कानपुर में पहला है ग्रीन पार्क स्टेडियम। कानपुर में एक हो जाएगा आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये पूछा जाता है, जो कि अभी हाल में मैच भी हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में स्थित है।
और कानपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो कानपुर आपको चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर में दो प्रसिद्ध अनुसंधान है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको भी जानते चले। देखिए, कानपुर में चीनी और दलहन, कानपुर में चीनी और दलहन, कानपुर में चीनी और दलहन अनुसंधान केंद्र है। यहां से इतने पॉइंट क्लियर हुए। कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम है एक, ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीनी और दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर जो था नाजीवाद का संस्थापक था। तो देखिए, हिटलर से एक क्वेश्चन बनता है, इसकी बुक मीन कैम्प, मीन कैम्प पूछता है किसकी बुक है? तो ये हिटलर की बुक है, मीन कैम्प हिटलर की बुक है। और मुसोलिनी से क्या सवाल बनता है? ये पूछता है कि मुसोलिनी कहाँ का राजनेता था? तो ये आपका इटली का राजनेता था। मुसोलिनी इटली का राजनेता था जिसने फास्टिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? फास्टिस्ट पार्टी का। क्लियर हुआ? और देखिए, बिस्मार्क है, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी, हिटलर, यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको इन सब के बारे में एक एक पॉइंट बताते चल रहा हूं, वही पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, बिस्मार्क से क्या क्वेश्चन बनता है? तो देखिए, बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी के थे बिस्मार्क, तो पहले जान लीजिए कहाँ के थे? जर्मनी के। और ये जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गैरिबाल्डी से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, गैरिबाल्डी से क्या सवाल बनता है? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती एक संगठन का नाम था, एक दल का नाम था। क्या नाम था? लाल कुर्ती। ये एक संगठन था, दल था, और इसकी स्थापना गैरिबाल्डी ने किया था। क्लियर हुआ यहां से इतना पॉइंट? तो देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, लग रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। क्लियर है? और आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर, शेरशाह सूरी, टोडरमल, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था। अकबर ने दिन ए इलाही धर्म चलाया। क्लियर हुआ? और देखिए, जितने भी मुगल शासक थे, माना जाता है कि अकबर सभी मुगल शासकों में अच्छा व्यवहार वाला शासक था। वह अनपढ़ था, ठीक है, वो अनपढ़ था, लेकिन वो अच्छे स्वभाव था। वो सभी धर्मों को समान महत्व देता था, कहीं भी भेदभाव नहीं करता था। वो हिंदू धर्म के लिए, मुस्लिम होकर भी हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया। तो इसलिए माना जाता है कि अकबर कुछ जितने भी मुगल शासक थे उनमें से अच्छा था। ठीक है, उसने कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने इबादत खाना, एग्जाम में पूछता है कि इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? तो इसने इबादत खाना की स्थापना की थी। क्लियर है? और इसका एक इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले जान लीजिए, दिन ए इलाही धर्म जो था अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? तो 1582 में दिन ए इलाही धर्म चलाया था। और एक इसने क्या किया था? इबादत खाना की स्थापना किया था। और एक क्वेश्चन बनता है, अकबर जब गुजरात पे विजय किया था, तो उसके याद में इसने क्या बनवाया था? एक उसकी याद में बुलंद दरवाजा बनाया था। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था। ये गुजरात विजय के याद में इसने बुलंद दरवाजा बनाया था। और आपको पता होगा बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। यहां से इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और टोडरमल से भी क्वेश्चन बनते हैं। टोडरमल को आपको पता होना, टोडरमल भू राजस्व की देखभाल करता था, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। और ये भू राजस्व की देखभाल करता था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया, शेख अबू बकर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। क्लियर हुआ? देखिए, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते चले, लाइक करते चले। ठीक है, तो देखिए, ये गरीब नवाज जो है मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम से ये क्वेश्चन लिया गया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको याद रखिए, गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, कुतुब मीनार कहाँ है? क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, मुंबई, अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। तो देखिए, कुतुब मीनार 1193 में
1193 में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसकी निर्माण की नींव रखी गई कब? 1193 में। पर इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। इल्तुतमिश के शासनकाल में यह कुतुब मीनार कंप्लीट हुआ। क्लियर? इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुब मीनार को बनाना किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसे पूरा कंप्लीट किसने तैयार किया? किसके शासनकाल में ये पूरा कंप्लीट बनकर हो गया? तो ये आपका इल्तुतमिश का। क्लियर हुआ? और आपको पता होगा कि इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रमुख शासकों में जाना जाता है, दिल्ली का उदारक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, रोपण, बनवाली। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता था, यहीं से आयात निर्यात होता था। व्यापारी लोग यहीं से अपना आयात निर्यात करते थे। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन हो जाएगा? लोथल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? राज्यसभा का उपसभापति कौन है? ऑप्शन है नजमा हेपतुल्ला, श्री हरिवंश नारायण, गुलाम नबी आजाद, वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर होगा श्री हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा के उपसभापति है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, फैहान कहाँ का निवासी था? फैहान जो था एक यात्री था, ये कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है भूटान, चीन, भारत, उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। फैहान चीन का निवासी था। और फैहान चीन का निवासी था। तो भारत जब आया उस समय भारत में किसका शासनकाल था? तो भारत में उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उस समय शासनकाल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था जब फैहान भारत आया था। और फैहान चीनी नागरिक था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? आपको बताना है सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मेघालय, जम्मू। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। एक तो हो गया सहरिया जनजाति। एक और क्वेश्चन बनता है कानबेलिया। कानबेलिया जनजाति भी राजस्थान में पाई जाती है। गुजरात में इंपॉर्टेंट दो जनजाति हैं। ऐसे तो बहुत जनजाति है, लेकिन आपको वही बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए, एक है बंजारा और डफर। कौन कौन है? बंजारा जनजाति और एक डफर। ये गुजरात की प्रसिद्ध जनजातियां हैं। क्लियर है? मेघालय से जानते चलते हैं। मेघालय से गारो खासी जयंतिया। कौन कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। ये आपका मेघालय से हो गया। क्लियर हुआ? और जम्मू में कौन कौन है? जम्मू में बकड़वाल और गद्दी। बकड़वाल और गद्दी, ये दो बकड़वाल और गद्दी आपका जम्मू से है। अच्छा लगा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस कलर से दर्शाया जाता है? ऑप्शन है लाल रंग से, ब्लू रंग से, काले रंग से, पीले रंग के। तो ये आपको मानचित्र और पहाड़ को लाल रंग या भूरा रंग से दर्शाया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग की यहीं समाप्त हुई। और जो भी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि शुरू से देखे 30 क्वेश्चन देखे, 30 क्वेश्चन से लगभग हम लोग 1-2 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से देखें, एक्स्ट्रा देखें। तो इस तरह से उन लोगों को लगभग 50 सवाल करीब क्लियर होगा। अगर उनको पहले से मालूम हुआ होगा तो रिवीजन हुआ, अगर नहीं पता था तो उनका एक कंसेप्ट बढ़ा, उनका नॉलेज बढ़ा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे पहला है कि आप लोग इसे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग का भी नया चैनल है। और अगर ये मोटिवेट हम लोग होंगे, मेरा चैनल बढ़ेगा, तो हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे और आप लोग का स्टडी में सुधार होगा और हम लोग का भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।